मैं जगबीर सिंह शिकारा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 8 क्लास का एसएस विषय है सामाजिक विज्ञान और हमारी जो पुस्तक है उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है भारतीय संविधान। इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आज करवाए जाएंगे। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है और इन स्थितियों में, इन हालात में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान हमें क्यों करना चाहिए, इसका एक एक कारण बताइए। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम होती है, जो संख्या में कम हो। अल्प माने थोड़ा, संख्या गिनती, जो गिनती में कम हो। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उसमें से 20 पुरुष हैं, तो इनमें 10 शिक्षक जो हैं वो महिलाएं हैं। हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए? स्त्रियों की संख्या मात्र 10 है। यदि स्त्रियों के विचारों का सम्मान नहीं किया जाएगा तो स्कूल के प्रत्येक निर्णय पुरुषों की भलाई की ओर ही होंगे। पुरुष जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो औरतों के हित में हो या न हो, वह एक कानून बन जाएगा। क्योंकि जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, भारतीय संविधान ने औरतों की बराबरी का दर्जा दिया है। वो भी स्कूल में बराबर का कार्य कर रही हैं। जितने समय पुरुष पढ़ाते हैं उतने समय स्त्रियां भी पढ़ाती हैं। तो जो महिला शिक्षक हैं वो बराबर के कार्य करते हैं, बराबर की ड्यूटी करते हैं, बराबर का वेतन देते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। कोई शहर है, उसके अंदर अल्पसंख्यक कौन है? बौद्ध धर्म को मानने वाले। उनकी संख्या कितनी प्रतिशत है? 5%। हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए? यहाँ बौद्ध धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। यदि इनके विचारों का सम्मान नहीं किया गया तो अन्य धर्मों के लोग इनको धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म बदलने के लिए विवश कर देंगे, मजबूर कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या 5 है और दूसरे धर्म जो हैं वो संख्या में ज़्यादा है। इसलिए उन पर अगर प्रेशर डाला गया तो बेचारे विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और उन्हें अपना धर्म जो होगा वो बदलना होगा। साथ ही ये अपने धर्म का सम्मान करना, वह अपने तीज त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता भी खो दी, क्योंकि भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों में धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता दी है कि इंसान, भारत का जो वासी है, उसे कोई भी धर्म अपनाने और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की खुली छूट है, बशर्ते वो किसी दूसरे धर्म की बुराई न करे। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, तो 20% क्या हैं? मांसाहारी हैं। इस स्थिति में हमेशा कारखाने के भोजनालय में बनने वाला खाना शाकाहारी ही होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो 20% जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, भले उनकी संख्या कम है, लेकिन जो रसोई घर हैं उनके अंदर शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है, क्योंकि वो एक सार्वजनिक स्थल है। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी
संपन्न परिवारों से। संपन्न का परिवार समर्थ परिवार, खुशहाल परिवार, अमीर परिवार, और उनमें से 10% जो विद्यार्थी हैं वो निम्न गरीब परिवारों से हैं। हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए? शेष 10% विद्यार्थी जो कि निर्धन परिवार के हैं, वहाँ वो अल्पसंख्यक हैं। यदि इनके विचारों का सम्मान नहीं किया गया तो संपन्न परिवार के विद्यार्थी इनका कक्षा में मजाक बनाएंगे, और साथ ही यदि कक्षा अध्यापक भी इस मजाक का हिस्सा बन गया तो इन विद्यार्थियों के लिए इनके साथ पढ़ना और कठिन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। भले ही वो 10% हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं, निर्धन हैं, अमीर परिवारों के लोग अगर मजाक बनाएंगे और साथ में अगर अध्यापक वर्ग भी या अध्यापक भी उनके साथ मिल गया तो स्थिति बेहुदा बन गई। वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उन्हें अंत में स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए हमें सभी ने मिलकर उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें बराबरी का हक देना चाहिए। ऐसे ही हमारा एक और प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है, और दूसरे कॉलम के प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति, ये क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। संघवाद क्या है? एक परिभाषा है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, जो कि व्यक्ति समस्या से स्वयं जूझता है। जो व्यक्ति समस्याओं से टक्कर लेता है, जिस मानव के जीवन में वो समस्याएं आती हैं, वही उसका सही हल निकाल सकता है, उपाय बता सकता है। ये वो आदमी जो उन समस्याओं से गुजरा है, वही उन समस्याओं का क्या निकाल सकता है? हल निकाल सकता है। यदि संघवाद न होता तो दिल्ली में बैठे कुछ चंद मंत्री अपने आप निर्णय ले लेते। उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए राज्य स्तर और प्रांतीय स्तर पर भी सरकारें बनाई गई हैं, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जाएं। जनता के लिए एक समस्याओं को देखते हुए उनके लिए योजनाएं चलाई जाएं, जनता के कल्याण के लिए कार्य किए जाएं। तो संघवाद के अंदर राज्यों से भी, केंद्र शासित प्रदेशों से भी सदस्य चुन के आते हैं, और वो अपने हिसाब से राज्य की, इलाके की समस्याओं के को रखते हैं और उन्हीं के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। शक्तियों का बंटवारा, अब पावर्स जो हैं उनको बांटा जाता है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, मतलब सरकार के 3 अंग हैं। एक विधानपालिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। राज्य की या सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग हों, ताकि आपस में ये नए झगड़े, राज्य सरकार अर्थात केंद्र सरकार, कोई भी सरकार है, उसके 3 अंग बनाए गए हैं। एक होती है कानून बनाने वाली संस्था, एक होती है लागू करने वाली संस्था, और एक संस्था वो होती है जो उन कानूनों को तोड़ता है उन्हें दंड देता है। सबकी अपनी सीमा, शक्तियों की सीमा है। कोई भी संस्था, कोई भी अंग दूसरे की शक्तियों का प्रवेश नहीं कर सकती। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, क्योंकि कोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, और इस तरह 3 अंगों के बीच सत्ता का संतुलन जो है, बराबरी जो है, पैरेलल रहती है, बनी रहती है।
मौलिक अधिकार हम स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमें सरकार के या राज्यों की जो गवर्नमेंट है वो हमारा शोषण न करे, उनसे हमें ये मौलिक अधिकार बचाते हैं। ये अधिकतर देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बताते हैं, ताकि जो हमारे विकास के लिए, हमारे चहुमुखी विकास के लिए, उन्नति के लिए, जिसके बगैर हमारा जीवन जो है वो असफल है, ताकि उनका कोई हनन न करे, उनको कोई न छीने, कोई सरकार हमारे अधिकारों को का गलत प्रयोग न करे, हमारा शोषण न करे, हमारे विकास में बाधा न बने। उसके लिए संविधान, भारतीय संविधान में हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। संसदीय शासन पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, स्त्री है या पुरुष है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर आधारित नहीं होता। ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ा जा सके और हर आदमी को इस संसदीय शासन पद्धति के अंदर बराबरी के अधिकार दिए गए। आपका क्वेश्चन है, उसमें भारत का आपने मानचित्र तैयार करना है और उसमें हमने हमारा मुल्क जो है, हमारा देश जो है, उसको हमने लाल रंग से भरना है। और नेपाल आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास में। आप अपना हिंदुस्तान का मैप लीजिए, भारत का मैप लीजिए, इंडिया का मैप लीजिए। उसमें आपने जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे कि नेपाल है, हमारे उत्तर में है, उसको आपने हरे कलर से अंकित करना है। जो हमारे पूर्व में देश हैं, जो 1971 में जिसका जन्म हुआ, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उससे पहले वो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसको आपने पीले रंग से कलर करना है, भरना है, और भारत को आपने लाल रंग से भरना है। इस तरह आज आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। कल फिर आपके लिए एक नए चैप्टर को लेकर नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।